तिवारी सर बायोवाला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम लोग मानव जनन अंग में पुरुष जनन तंत्र के बारे में जानकारी करने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने पुरुष के शरीर में उसका जनन तंत्र कैसा होता है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया बच्चों। और आज हम लोग यह जानना चाहेंगे कि पुरुष का जो जनन तंत्र है उसमें कितने प्रकार के जनन अंग होते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं। यह हेडिंग आपके बोर्ड एग्जाम और नीट की परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ ब्लैक बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे आप लोग। देखिए बच्चों, पुरुष का जो जनन तंत्र है ना, ये पुरुष के जनन तंत्र में बच्चों दो मुख्य अंग होते हैं। पहले अंग को बच्चों बोलते हैं प्राथमिक जनन अंग या मुख्य जनन अंग, और इस जनन अंग के अंतर्गत आता है बच्चों वृषण। क्या आता है? वृषण। जबकि दूसरा जो जनन अंग होता है उसको बोलते हैं हम लोग द्वितीयक जनन अंग या सहायक जनन अंग। इसके अंतर्गत कुल 3 अंग आते हैं। एक होता है बच्चों सहायक नलिका, दूसरा है सहायक ग्रंथियां, और तीसरा है बाह्य जननेंद्रिय। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने ये जाना कि एक पुरुष का जो जनन तंत्र है वो दो अंगों से मिलकर बना है, जिसमें से एक अंग को बोलते हैं मुख्य जनन अंग, दूसरे को बोलते हैं सहायक जनन अंग। सहायक जनन अंग में 3 अंग आते हैं, जबकि मुख्य जनन अंग में केवल बच्चों वृषण आता है। अब प्रश्न यहाँ पर यह है कि वृषण को ही मुख्य जनन अंग क्यों कहा गया। तो बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसी वृषण के अंदर नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण होता है। इसी वृषण के अंदर नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण होता है, जिसको इंग्लिश में स्पर्म कहते हैं बच्चों। अर्थात यह एक ऐसा अंग है जिसमें मेल गैमेट बन रहा है, यानी नर युग्मक बन रहा है बच्चों। तो जिस अंग में युग्मक का निर्माण होता है बच्चों, वह मुख्य जनन अंग कहलाता है। तो इस आधार पर वृषण को मुख्य जनन अंग कहा गया है, क्योंकि इसमें नर युग्मक अर्थात स्पर्म नामक युग्मक का निर्माण होता है, इसलिए इसको हम लोग मुख्य जनन अंग कहते हैं। अब यहाँ से एक दूसरा प्रश्न ये आता है बच्चों कि वृषण पुरुषों में कितने पाए जाते हैं। तो बच्चों, आपको पता होगा कि पुरुषों में जो वृषण है वो एक जोड़ा पाया जाता है। एक जोड़ा वृषण पाया जाता है जिसकी संख्या होती है 2। दूसरी बात ये आती है कि वृषण पुरुषों में कहाँ पाया जाता है। तो बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि जो वृषण होता है ना, ये पुरुषों में शरीर से बाहर शरीर से कहाँ बच्चों? बाहर वृषण कोश में पाया जाता है। वृषण कोश में पाया जाता है बच्चों। तो मैं बात कर रहा था बच्चों कि पुरुषों में जो वृषण होता है वो शरीर से बाहर वृषण कोश में पाया जाता है।
अब प्रश्न ये है कि ये शरीर से बाहर वृषण कोश में क्यों पाया जाता है। इसका मेन कारण ये है बच्चों कि वृषण में शुक्र जनन घटना के लिए शरीर के ताप से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम ताप की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है बच्चों, इसीलिए पुरुषों में जो वृषण होता है बच्चों शरीर से बाहर होता है। वृषण के अंदर जो नर युग्मक का निर्माण हो रहा है बच्चों, उसके लिए लगभग 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की जरूरत होती है, जो आपके शरीर से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम ताप है। तो अगर वृषण शरीर के अंदर होता बच्चों तो इसको 37 डिग्री सेंटीग्रेड मिलता, और ऐसे केस में इस वृषण के अंदर जो शुक्राणु जनन की मुख्य क्रिया है वो नहीं हो पाती, और इसी को ध्यान में रखते हुए नेचर ने इसको शरीर से बाहर वृषण कोश के अंदर प्रोटेक्ट किया है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि वृषण शुक्र जनन करने के लिए कब एक्टिवेट होता है और वृषण को एक्टिवेट कौन करता है। तो देखो बच्चों, आपके मास्टर ग्लैंड से बच्चों FSH और LH हार्मोन्स निकलता है। और ये दोनों हार्मोन्स बच्चों वृषण को सक्रिय करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? सक्रिय करते हैं। किस लिए? शुक्र जनन क्रिया करने के लिए। ये याद रखिए कि यह हार्मोन्स प्यूबर्टी अवस्था जो कि 12 से 14 वर्ष में प्रारंभ होती है बच्चों, के प्रारंभ होने पर निकलती है। ठीक है, यानी प्यूबर्टी अवस्था के पहले ये दोनों हार्मोन्स आपके मास्टर ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि से नहीं निकलते। आपके मस्तिष्क में बच्चों एक पीयूष ग्रंथि पाई जाती है और ये 2 से अधिक हार्मोन सिक्रीट करती है। तो साइंस कहता है बच्चों कि इस ग्लैंड से FSH और LH इन दोनों हार्मोन्स का सिक्रीशन प्यूबर्टी अवस्था प्रारंभ होने के बाद होता है, और पुरुषों की प्यूबर्टी अवस्था 12 से 14 वर्ष में आ जाती है। तो इस टाइम में ये हार्मोन्स एक्टिवेट होता है, बाहर निकलता है, और बाहर निकलकर ये वृषण को सक्रिय कर देता है।
क्या कर देता है बच्चों, वृषण को सक्रिय कर देता है। अब यहाँ पे प्रश्न उत्पन्न होता है कि ये जो EFSH हार्मोन्स है बच्चों, इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है बच्चों फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन्स। जबकि जो दूसरा हार्मोन्स है LH, इसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है बच्चों, तो क्या बताया हमने कि जो EFSH हार्मोन्स निकलता है आपके पीयूष ग्रंथि से, उसका पूरा नाम है फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन्स। यानी ऐसा हार्मोन्स है जो कि पुटिका को एक्टिवेट करता है, पुटिका अवस्था को बनाने में सहयोग करता है। दूसरा है LH, जिसका पूरा नाम है बच्चों ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स एक ऐसा हार्मोन्स है बच्चों जो पुरुषों के वृषण में पाए जाने वाले लीडिंग कोशिका को सक्रिय करता है, जिससे कि लीडिंग कोशिका से एक नर हार्मोन सिक्रीट होता है, जिसे हम लोग मेल सेक्स हार्मोन्स भी कहते हैं। और इस हार्मोन्स का नाम है बच्चों टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन के अंतर्गत जो एंड्रोजन हार्मोन्स आता है बच्चों, वह पुरुष का लिंग हार्मोन्स कहलाता है। तो प्यूबर्टी अवस्था प्रारंभ होने के बाद ही पुरुषों में लीडिंग कोशिका से टेस्टोस्टेरॉन अर्थात एंड्रोजन हार्मोन्स निकलता है, जिसे हम लोग पुरुष विकास हार्मोन्स भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से वृषण के से संबंधित एक सामान्य जानकारी आपके सामने हमने प्रदान किया। अब अगला देखिए, सहायक जनन अंग वे अंग होते हैं जो कि इस वृषण की सहायता करते हैं शुक्र जनन घटना को करने के लिए। सहायक नलिकाओं में अगर हम लोग बात करें तो बच्चों इसमें आता है अधिवृषण, वृषण जाल, शुक्रवाहिकाएं और शुक्रवाहक, ये सब बच्चों सहायक नलिका में आते हैं। अगर मैं सहायक ग्रंथियों की बात करूं तो यहाँ इसके अंतर्गत 3 सहायक ग्रंथियां होती हैं बच्चों। एक होता है शुक्राशय ग्रंथि। क्या होता है? शुक्राशय ग्रंथि। दूसरा होता है प्रोस्टेट ग्रंथि। तीसरा होता है बच्चों काउपर ग्रंथि। जो आप लोगों ने इसके पहले के वीडियो में चित्र के अंदर इन तीनों ग्लैंड्स को देखा था। शुक्राशय ग्लैंड की संख्या बच्चों 2 होती है। इस संख्या में 2 पाया जाता है, ये 1 पाया जाता है और ये 2 पाया जाता है। बाह्य जनन इंद्रियों में बच्चों केवल मुख्य अंग के रूप में शिशन आता है। पुरुषों में जो शिशन है बच्चों, ये बाह्य जनन अंग में रखा गया है, जिसके माध्यम से जो पुरुष होते हैं वो निषेचन यानी मैथुन के समय अपने सीमेन को मादा यानी स्त्री के वेजाइना से गर्भाशय यानी यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं। तो इस तरह से बच्चों
ये आपके पुरुष जनन तंत्र से संबंधित कुछ सामान्य जानकारियां हैं, जिनके माध्यम से आप नीट या बोर्ड एग्जाम में आने वाले जो छोटे प्रश्न होते हैं उनको सॉल्व करते हैं। जैसे बच्चों, आपका पहला प्रश्न यहाँ से आ सकता है कि पुरुषों के मुख्य जनन अंग का नाम बताइए, तो आप बताएंगे वृषण। कितने वृषण होते हैं? एक जोड़ा होता है। वृषण कहाँ होता है बच्चों? शरीर से बाहर वृषण कोश में होता है। क्यों? क्योंकि वृषण के अंदर बच्चों जो शुक्र जनन घटना चल रही है, ये घटना होने के लिए इस वृषण के अंदर का जो टेम्परेचर है वो आपके शरीर के ताप से लगभग 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम ताप की जरूरत पड़ती है, ऐसा आपको लिखना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि वृषण को सक्रिय करने वाले हार्मोन्स का नाम बताइए, तो आप बच्चों ये दो हार्मोन्स का नाम बताएंगे, FSH और LH। आपसे ये भी प्रश्न किया जा सकता है कि ये दोनों हार्मोन्स कहाँ से निकलते हैं, तो आपको बताना है बच्चों मास्टर ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं। ठीक है। अब यहाँ अगला प्रश्न है बच्चों कि ये हार्मोन्स कब निकलते हैं। ये हार्मोन्स बच्चों जब प्यूबर्टी अवस्था प्रारंभ होती है 12 से 14 वर्ष की उम्र में, तब पीयूष ग्लैंड से ये हार्मोन्स निकलना प्रारंभ कर देते हैं और निकलकर आपके पुरुषों के वृषण को एक्टिवेट करते हैं शुक्र जनन घटना करने के लिए। यहाँ से प्रश्न आपका आएगा बच्चों कि सहायक पुरुषों के सहायक नलिकाओं का नाम लिखिए, तो आप लिख सकते हैं अधिवृषण, वृषण जाल, शुक्रवाहिकाएं और शुक्रवाहक। अगला प्रश्न आ सकता है बच्चों की सहायक ग्रंथियों के नाम लिखिए, तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं शुक्राशय ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर ग्रंथि। यहाँ से प्रश्न बच्चों आता है कि शुक्राशय ग्रंथि कितनी पाई जाती है, तो आप बताएंगे एक जोड़ा अर्थात 2 पाई जाती है। और ये शुक्राशय ग्रंथि जो होती है बच्चों, ये सीमेन के निर्माण में सहायता करती है और सीमेन के अंदर जो ग्लूकोज नामक कार्बोहाइड्रेट होता है वह इसी ग्लैंड के द्वारा भेजी जाती है। और अगली बात यह है कि ये जो शुक्राशय ग्रंथि है ये पुरुष के जनन तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है। उसके बाद प्रोस्टेट ग्रंथि आती है, ये भी सीमेन के निर्माण में सहायता करती है। काउपर आता है, ये भी सीमेन के निर्माण में सहायता करता है। तो कुल मिला के जो तीनों ग्रंथियां हैं बच्चों, ये तीनों मिलकर पुरुषों में सीमेन के निर्माण में सहायता करती है। और शुक्रवाहक से जो नर युग्मक आ रहा होता है वो नर युग्मक और इनके द्वारा निकले हुए पदार्थ जब आपस में मिल जाते हैं बच्चों, तो उसी को सीमेन कहा जाता है। हिंदी भाषा में इनको वीर्य कहते हैं। और वायु जनन इंद्रिय के बारे में हमने अभी आपको बताया। तो अब हम लोग इस वृषण की आंतरिक संरचना पर फोकस करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस मुख्य जनन अंग के अंदर क्या क्या होता है। तो आइए अब आपको हम वृषण की आंतरिक संरचना से मिलवाते हैं। तो अब आपका हेडिंग होगा बच्चों वृषण की आंतरिक संरचना। क्या होगा? वृषण की आंतरिक संरचना। ठीक है बच्चों। तो वृषण की आंतरिक संरचना कैसी होती है, आइए इसके बारे में जानकारी करते हैं। देखो बच्चों, अगर हम लोग एक पुरुष के वृषण की आंतरिक संरचना को देखें तो इस आंतरिक संरचना में सबसे पहले एक बाहर का आवरण होता है और इस आवरण के अंदर कुछ इस प्रकार की संरचनाएं मिलती हैं।
कुछ इस तरह की संरचनाएं आपके पुरुषों के वृषण के अंदर मिलती हैं। ठीक है बच्चों, और इस संरचना को कहते हैं वृषण पाली, टेस्टिकुलर लाब्यूल्स। एक वृषण में इस प्रकार की जो संरचनाएं हैं वो लगभग 250 से 300 तक मिल सकती हैं बच्चों। अभी आपके नीट परीक्षा का प्रश्न बनता है। नीट में आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि एक वृषण में वृषण पाली की संख्या कितनी पाई जाती है। तो आप ये पॉइंट पर ध्यान रखना बच्चों कि वृषण पाली की संख्या एक वृषण के अंदर 250 से 300 तक पाई जाती है। अब अगर आगे हम लोग ध्यान दें तो इस वृषण पाली के अंदर कुछ इस प्रकार की संरचनाएं दिखाई पड़ती हैं। कुछ इस प्रकार की संरचनाएं मिलती हैं। और बच्चों इन संरचनाओं को क्या कहते हैं? इन संरचनाओं को बोलते हैं बच्चों शुक्र जनन नलिका। क्या कहते हैं? शुक्र जनन नलिका। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। शुक्र जनन नलिका की संख्या एक वृषण पाली में कितनी होती है? अब यहां से प्रश्न पूछा जाता है आपको, तो आप बताएंगे बच्चों कि शुक्र जनन नलिका एक वृषण पाली में 1 से 3 की संख्या में पाई जा सकती है, यानी कम से कम 1 और अधिक से अधिक 3। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3। तो इस तरह से वृषण पालियों में शुक्र जनन नलिका की संख्याएं मौजूद होती है। उसके बाद बच्चों ये सभी शुक्र जनन नलिकाएं आगे की तरफ इस तरह से बढ़कर एक जालिका रूपी संरचना बनाती हैं। एक जालिका रूपी संरचना इनके द्वारा बनता है बच्चों। और ये जो जालिका रूपी संरचनाएं है ना, ये संरचनाएं इन संरचनाओं को बच्चों बोलते हैं वृषण जाल। क्या कहते हैं बच्चों? वृषण जाल। वृषण जाल से कुछ संरचनाएं आगे की तरफ निकलती हैं। और इन संरचनाओं को बोलते हैं शुक्रवाहिका। क्या है बच्चों? ये शुक्रवाहिकाएं है। इस शुक्रवाहिका आगे चलकर एक बेलनाकार संरचना में खुलती हैं बच्चों। और ये बेलनाकार संरचना एक पतली सी नलिका रूपी संरचना में ओपन होती है। तो बच्चों इस बेलनाकार संरचना को
अधिवृषण कहते हैं। और इसे बोलते हैं बच्चों शुक्रवाहक। यही शुक्रवाहक जो नर युग्मक बनता है उसको इजाकुलेटरी डक्ट में पहुंचाती है। तो यदि आप इस चित्र को देखो तो जो अधिवृषण होता है बच्चों वो वृषण से बाहर रहता है, जबकि जो शुक्रवाहिकाएं होती हैं वो वृषण के अंदर होती है। वृषण जाल वृषण के अंदर होता है, लेकिन ये संरचना वृषण के बाहर होती है। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि यह वृषण कोश के अंदर पाई जाती है। जैसे वृषण कोश कहाँ होगा बच्चों, ये वृषण कोश, ये क्या है, वृषण कोश, जिसके अंदर ये वृषण सुरक्षित रहता है, तो वृषण कोश कहते हैं। तो इस तरह से ये हमने आपके सामने बनाया वृषण की आंतरिक संरचना। क्या बच्चों, ये वृषण की आंतरिक संरचना। तो एक दो बार आप इसका प्रिपरेशन करेंगे, रिवीजन करेंगे, तो धीरे धीरे ये जो चित्र है वो आपको बनाने आ जाएगा। साथ में इसके अंदर जितने अंग हैं उनकी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो इस तरह से देखो, इस वृषण की आंतरिक संरचना को यदि हम देखें तो सबसे पहले ये पता चलता है कि इसके आंतरिक संरचना में कुछ डिब्बेदार संरचनाएं होती हैं जिनको वृषण पाली कहते हैं बच्चों। इनकी संख्या 250 से 300 एक वृषण के अंदर मिल सकती है। वृषण पाली के अंदर कुछ शुक्रजनन नलिकाएं होती हैं, इनकी संख्या प्रत्येक पाली में 1 से 3 तक पाई जा सकती है। ये सभी शुक्रजनन नलिकाओं के जो सिरे हैं आपस में मिलकर वृषण जाल बनाते हैं, और वृषण जाल से निकली हुई जो नलिका होती है बच्चों वो शुक्रवाहिका कहलाती है। और शुक्रवाहिका आगे जाकर एक नली में, बेलनाकार नली में खुलती है जिसको अधिवृषण कहते हैं। अधिवृषण आगे जाकर एक पतली सी नली में खुलती है जिसको शुक्रवाहक कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से कई प्रश्न आपके नीट परीक्षा में या आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में वृषण की आंतरिक संरचना बनाने के लिए आता है। तो इसका प्रिपरेशन अगर एक दो बार किए रहेंगे तो कभी भी अगर प्रश्न आता है तो उसका उत्तर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप सभी लोगों को आज का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों को शेयर करिए और इसी प्रकार अपने चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।